जो संघर्ष महात्मा बुद्ध से शुरू हुआ उसको आगे लेकर महात्मा ज्योतिराव फूले ने इस मिशन को चलाया। नीची जात से थे, एज पर जो सोशल स्टेटस था उस समय, पढ़ने नहीं दिया जाता था उस समय, लेकिन बहुत ही कठिनाइयों के बावजूद भी उन्होंने इंग्लिश में पढ़ाई की। पढ़ने के बाद उन्होंने अपनी वाइफ को भी पढ़ाया और बहुत से स्कूल खोले। आज जो माताएं बहनें बड़े शान से यहाँ बैठी हैं, उस समय सती प्रथा जो थी उसका भी विरोध किया। अगर किसी बहन का घर वाले की डेथ हो जाती है तो उसको दोबारा शादी नहीं करने दी जाती थी, उसका सिर मनवाकर घर के अंदर रखा जाता था। तो इसका विरोध भी महात्मा ज्योतिराव फूले ने किया और विधवाओं की शादियां भी करवाई। उनके एक दोस्त थे जो ब्राह्मण थे, जिनके साथ मिलकर उन्होंने स्कूल भी खोले। उसकी बहन थी जिसका घरवाले की डेथ हो गई, और घरवाले की डेथ होने के बाद वो अपने मायके में आ गई और अंदर ही रहने लगी। लेकिन महात्मा ज्योतिराव फूले ने उसको बाहर निकाला। उसका बेचारी का अंदर ही बलात्कार हुआ। बलात्कार के बाद उसको एक बेटा पैदा हुआ। उस बेटे को बाद में महात्मा ज्योतिराव फूले ने अपने पास लेके, उस औरत को जब वो प्रेग्नेंट हो गई तो वहाँ जन्म हुआ उसी के घर में, और उसको अडॉप्ट किया उसी बेटे को, जिसको हम कहते हैं कि महात्मा ज्योतिराव फूले का एक बेटा था। उनका अपनी कोई संतान नहीं थी, उन्होंने बेटा अडॉप्ट किया था। मुझे टॉपिक दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन, और कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें मैं ज़्यादा ना बोलते हुए सिर्फ 2-3 बातें ही कहूँगा कि जो हमारे समाज में आज की दौर में जरूरी है। मैं आप सबसे ये गुजारिश करना चाहता हूँ, जितने भी यहाँ पर आप वाइट कॉलर लोग देख रहे हैं, जितने भी आप अपने आसपास शेड्यूल कास्ट या ओबीसी के लोग देखते हैं, जिनके बड़े बड़े मकान हैं, गाड़ियां रखी हैं और अच्छे तरीके से वो और अपना रहन सहन गुजारा कर रहे हैं, ये सब पॉसिबल हो पाया है भारत के संविधान से, हमारे बाप के लिखे हुए संविधान से, बाबा साहब के बनाए हुए संविधान से। इस संविधान को बचाना, और जो लोग इस संविधान की तरफ बुरी नजर से देखते हैं, उन लोगों को सरकार से उखाड़ देना, ये हमारा पहला कर्तव्य होना चाहिए। हमारे पास संविधान के आर्टिकल 16 में दी हुई रिजर्वेशन है। रिजर्वेशन के तहत हमें मोटे तौर पर 4 किस्म की रिजर्वेशन मिलती है। पहली है रिजर्वेशन इन पॉलिटिक्स। जो रिजर्वेशन इन पॉलिटिक्स है वो बाबा साहब ने कहा था सिर्फ 10 साल के लिए बनाई, 10 साल के बाद इसको खत्म कर देना। लेकिन उस रिजर्वेशन से क्या हो रहा है, जो भी कॉन्स्टिट्यूंसी रिजर्व हो रही है उसमें शेड्यूल कास्ट कैंडिडेट ही उतारे जाते हैं, और सभी के सभी शेड्यूल कास्ट कैंडिडेट होते हैं। अगर शेड्यूल कास्ट कैंडिडेट उतार भी दिए जाएं, लेकिन समाज को समझदार होना चाहिए
कि कौन आदमी समाज के साथ उठता बैठता है, कौन आदमी समाज की बात जो है वो करता है, कौन आदमी बहुजन समाज को ऊपर उठाने की बात करता है। बाकी सबको रिजेक्ट करके उसको वोट करें। लेकिन हम अपनी रिश्तेदारी निभाते हैं उस समय, हम अपनी जात निभाते हैं उस समय। जिस तरीके से हम अपनी जात और अपनी रिश्तेदारी निभा रहे हैं, इस तरीके से हमारा सारा का सारा बनाया हुआ खेल बिगड़ गया। अगर हम चाहते हैं कि बहुजन समाज के लोग प्रोग्रेस करें, तो हमें विजनरी बनना होगा, हमें सोच विचार करके चलना होगा। चाहे 20 लोग क्यों ना आ जाए, क्योंकि उससे क्या होता है कि शेड्यूल कास्ट का वोट डिवाइड हो जाता है और डिसाइडिंग वोट जो बन जाता है वो जनरल का वोट बन जाता है। और फिर वो देखते हैं कि अगर 10 लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं तो उनमें से सबसे नालायक कौन है, सबसे नालायक कौन है, सबसे अनपढ़ कौन है, जो कि गवर्नमेंट की चालों को नहीं समझ पाएगा, और उस अनपढ़ आदमी को जिताकर भेज देते हैं और वो पूरा का पूरा सारा सिस्टम वेस्ट हो जाता है। अगर हम ऐसे बंदों को इलेक्ट करके भेज भी देंगे तो उसका समाज को कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए समाज को चाहिए कि वो सूझबूझ से काम ले। दूसरी रिजर्वेशन है रिजर्वेशन इन अपॉइंटमेंट्स। रिजर्वेशन इन अपॉइंटमेंट जो है उसको खत्म करने के लिए आप देखिए जरा किस तरीके की चालें चल रही हैं। नीड बेस, डेली वेजर, एकेडमिक अरेंजमेंट, रैबरे तलीम, रैबरे सेहत, रैबरे इजराइल और रैलियों के तहत सिलेक्शन की जाती है। और एक नया कंसेप्ट आया है अब, लेटरल एंट्री। लेटरल एंट्री में बिना किसी कैटेगरी या बिना किसी मेरिट को देखे हुए जो गवर्नमेंट के अच्छे लोग हैं, जो गवर्नमेंट के एजेंट हैं, उनको डायरेक्ट गजेटेड पोस्ट पे अपॉइंट किया जा रहा है। आप देखिए सेंट्रल में आईएएस ऑफिसर बना दिए गए, और छोटे लेवल के नहीं, जो आईएएस ऑफिसर बेसिक अपॉइंटमेंट होती है उस लेवल पे नहीं, सीनियर लेवल पे उनको अपॉइंटमेंट दी गई डायरेक्ट। जो ब्यूरोक्रेट्स के बच्चे थे, या वो लोग जो मनुवाद को चलाना चाहते थे, ऐसे लोगों को। अब ये जो मैंने आपको बताया कि नीड बेस्ड, डेली वेजर और रैबरे तलीम, रैबरे सेहत, रैबरे इजरात, एकेडमिक अरेंजमेंट से जो सिलेक्शंस होती हैं, रैलियों के थ्रू जो सिलेक्शन होती है, इसमें रिजर्वेशन फॉलो नहीं की जाती, रिजर्वेशन फॉलो नहीं होती। और दूसरी मार हमें तब दी जाती है। पहले होता था कि जब आपका इंटरव्यू आता है तो इंटरव्यू में सबको एक साथ इंटरव्यू होता था। इससे ये पता नहीं चलता था कि जिसका इंटरव्यू लिया जा रहा है वो शेड्यूल कास्ट है या जनरल है। लेकिन अब इन्होंने क्या कर दिया, एक एसआरओ निकाला जिसका कंसेप्ट ये था कि शेड्यूल कास्ट का इंटरव्यू अलग से लिया जाए, क्योंकि जो पैरामीटर जनरल कैटेगरी के लोगों के लिए हैं, सेम पैरामीटर शेड्यूल कास्ट के लिए नहीं होने चाहिए। कुछ रिलैक्सेशन होनी चाहिए, उनको जो मार्क्स दिए जाने चाहिए उनको थोड़े ज्यादा मार्क्स, लिबरली मार्क्स दिए जाने चाहिए। बेसिक कंसेप्ट ये दिया गया, लेकिन इसको दिखाया गया, अंदर से क्या किया गया, ध्यान से सोचो इस बात को। शेड्यूल कास्ट सारे को अलग ग्रुप बना के
अलग से इंटरव्यू किया गया और ये इंश्योर किया गया कि जो शेड्यूल कास्ट के बच्चे हैं इंटरव्यू में उनको इतने ही मार्क्स देने हैं कि वो जनरल की शीट पे ना आए। सिर्फ जनरल पे वही बच्चे आए जिनको वो रोक ना सके, चाहे वो 0 नंबर भी दे दें फिर भी वो बच्चे का मेरिट इतना है कि वो जनरल में आ जाए। वही बच्चे आज की डेट में इंटरव्यू में जो जनरल मेरिट में आ रहे हैं। हमारे बच्चे का अगर 70 मार्क्स हैं और इंटरव्यू में उसको मिनिमम मार्क्स उसको चाहिए 5, तो उसको 5 भी नहीं देने। लेकिन अगर जनरल कैटेगरी के बच्चे के 60 मार्क्स हैं, उसको 30 में से 30 नंबर देके वो जो नालायक बच्चा है जो 60 नंबर ले रहा है उसका डीमेरिट मेरिट बन गया। लेकिन हमारे बच्चे का मेरिट जो है डीमेरिट बन गया, जिससे हमारे बच्चों की सिलेक्शन नहीं हो पा रही है। ये साजिशें चली जा रही हैं आज आपके समाज के खिलाफ। और जो शेड्यूल कास्ट के नाम के जीते हुए हमने लोग भेजे हैं ऊपर, आज की डेट में 130 लोग हैं पार्लियामेंट के अंदर। आपने सुना किसी ने आपकी आवाज उठाई? क्योंकि वो गुलाम हैं, वो ऐसी पार्टियों से गए हैं जिनका मकसद आपको आगे उठाना नहीं, आपको नीचे गिराना है। तीसरी रिजर्वेशन है रिजर्वेशन इन प्रमोशन। रिजर्वेशन इन प्रमोशन जो है वो जम्मू कश्मीर में आप सब जानते हैं कि 9 अक्टूबर 2015 को एक जजमेंट आई जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में, जिन्होंने रिजर्वेशन इन प्रमोशन के प्रोविजन खत्म कर दिए और उनके जो केस हैं वो सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं। इस दौरान क्या हुआ कि 5 अगस्त 2019 को एक 370 को तोड़ा गया और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विद ऑल अमेंडमेंट्स अप्लाई कर दिया जम्मू कश्मीर स्टेट को और रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बनाया गया। रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिजर्वेशन एक्ट के जितने भी प्रोविजन थे उसको दोबारा से अडॉप्ट कर लिया गया, जिसका मतलब ये हुआ कि रिजर्वेशन एक्ट को फिर से हमने वापस ले लिया है और वो कंप्लीट तरीके से इंप्लीमेंट हो गया है। अलॉन्ग विद दोज प्रोविजंस जो हाई कोर्ट ने स्नैच कर लिए थे वो भी रिस्टोर हो गए। लीगल पोजीशन ये है। लेकिन यहां की सरकार ने 2021 में एक एसआरओ निकाला और इस एसआरओ ने कहा कि आप जनरल कैटेगरी रिजर्व कैटेगरी वाले को प्रमोट नहीं करेंगे, उनके स्लॉट वेकेंट रखेंगे। स्लॉट वेकेंट रखने से आज की डेट में आपके एम्प्लॉइज की कमर तोड़ के रख दी है उन्होंने। कमर कैसे तोड़ दी कि जो आपके एम्प्लॉइज प्रमोट होने थे रिजर्वेशन का बेनिफिट लेके, अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है सुनने का तो मैं यहाँ अपनी स्पीच बंद कर सकता हूँ। मुझे कोई ज्ञान बांटने का मुझे ड्यूटी दी गई है, मैं इसलिए कर रहा हूँ। और जो बातें मैं समझा रहा हूँ ये वकील रोज कोर्टों में डिस्कस करते हैं, जिस वजह से मैं चाहता हूँ, मैं इसलिए आपको टेक्निकलिटी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपकी समझ आए। जब 4 लोगों में बैठ के आप बात करो तो आपको बात करना है, क्योंकि लोग हम कैडर बेस्ड लोग थे। माननीय काशीराम साहब ने हमें कैडर से तैयार किया था, लेकिन आज हमारे समाज में कैडर खत्म हो गया। अब हमारे दुश्मन कैडर बेस्ड हैं, उनका छोटे से छोटा 5 साल का बच्चा भी जानता है कि रिजर्वेशन को खत्म करना है, और हमारे 100 साल का भी
जो बुजुर्ग है उसको इतना भी नहीं पता कि हमें ये जो राइट मिले हैं ये किसने दिए हैं। और हम जय भीम कहने से हमारे एम्प्लॉइज देख लीजिए, मेरे साथ तो रोज होता है, जब किसी एम्प्लॉइज को फोन करते हैं तो उसको बोलते हैं जय भीम, जिसकी खा रहे हैं उसकी जय, जिसकी वजह से नौकरी है उसकी जय, जिसकी वजह से ये व्हाइट कॉलर आपने जो कुर्सी मिली है आपको, जो नौकरी मकान मिला है आपको, उसकी जय। तो वो कहता है मैं ऑफिस में हूं, मैं बाद में बात करूंगा। जब वो कहता है नमस्कार, तो मुझे लगता है कि बोलने वाले बहुत ज़्यादा हैं। मेरा ये टॉपिक थोड़ा लंबा है, 15-20 मिनट और लग जाएंगे, लेकिन फिर कभी मौका मिलेगा तो फिर कभी आपसे बात होगी। जय शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। जो 9 अक्टूबर 2015 को एक जजमेंट आई थी जिसका मैंने पीछे जिक्र किया, वो जजमेंट ने रिजर्वेशन इन प्रमोशन इसलिए खत्म कर दी कि जब इंदिरा सानी जजमेंट आई उसने आर्टिकल 16(4) में जो प्रोविजन था उसको गलत इंटरप्रेट करके ये कहा कि इसमें सिर्फ अपॉइंटमेंट की बात की है, इसमें रिजर्वेशन इन प्रमोशन की बात नहीं है। हालांकि वो इंटरप्रिटेशन गलत थी। उससे पहले कॉन्स्टिट्यूशन बेंच था, उसने ये कहा था कि आर्टिकल 16(4) में रिजर्वेशन इन प्रमोशन की बात भी है और रिजर्वेशन इन अपॉइंटमेंट की बात भी है, दोनों बातें हैं। उस जजमेंट को इन्होंने खत्म करके इंदिरा सानी जजमेंट से रिजर्वेशन इन प्रमोशन का खत्म कर दिया। लेकिन उसके बाद 77th अमेंडमेंट आई। 77th अमेंडमेंट में आर्टिकल 16(4)A ऐड किया गया आर्टिकल 16 में, और उसमें रिजर्वेशन इन प्रमोशन जो है दोबारा से बहाल हो गई। देखो, जब आप एक्टिविटी ऐसे करेंगे तो लोगों का ध्यान आपकी तरफ होगा। मैं चाहता हूं कि मुझे लोग ध्यान से सुने। अगर सुनना है तो साइलेंटली सुनना, नहीं तो मेरा सुनाया हुआ हवा में जाएगा, वो मुझे बिना फीस लिए मैं बोल रहा हूँ, वकील हूँ, बिना फीस लिए हम बताते नहीं हैं। तो आर्टिकल 16(4)A ऐड हुआ जिसने रिजर्वेशन इन प्रमोशन को दोबारा से लागू कर दिया। उसके बाद कैचअप रूल लेके आ गए। उसके बाद बीच में जो हमें सीनियरिटी नहीं दी जाती थी, दोबारा से 82nd अमेंडमेंट और 85th अमेंडमेंट हुई, जिन्होंने हमें सीनियरिटी भी दी, वो जो कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी दी उसमें, जिससे हमारे एम्प्लॉइज को बेनिफिट मिला। लेकिन 77th अमेंडमेंट, 82nd अमेंडमेंट और 85th अमेंडमेंट जम्मू कश्मीर में 370 की वजह से अप्लाई नहीं हुई थी। इसलिए हाई कोर्ट ने 9 अक्टूबर 2015 की जजमेंट में कहा कि वो प्रोविजन यहां अप्लाई नहीं करते, इसलिए ये प्रोविजन को कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल बैक नहीं है, इसलिए ये प्रोविजन जो है बेमायने है, उनको खत्म किया जाता है। लेकिन जब 5 अगस्त 2019 को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विद ऑल अमेंडमेंट्स जम्मू कश्मीर में लागू हो गया, तो वो 77th, 82nd, 85th अमेंडमेंट भी वापस जम्मू कश्मीर में लागू हो गई, और वो जो जजमेंट का बेस था वो खत्म हो गया। वो जो जजमेंट का बेस था वो खत्म हो गया। इसका मतलब रिजर्वेशन प्रोविजन जो है, रिजर्वेशन प्रोविजन के जो प्रोविजन है दोबारा से जिंदा हो गए। लेकिन इस सरकार ने चाल चली नोटिफिकेशन निकाल के। एक क्लियर लॉ है, जो रिजर्वेशन जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन एक्ट है और जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन रूल्स हैं, वो स्टैट्यूटरी नेचर है। उनका जो मायना होता है वो ऊपर होता है, क्योंकि उनको कॉन्स्टिट्यूशन बैक है। और एक नोटिफिकेशन निकाल के ये कह दिया गया कि आप रिजर्व कैटेगरी के स्लॉट वेकेंट रखिए।
उससे दो नुकसान हुए। पहला, हमारे एम्प्लॉइज प्रमोट नहीं हो रहे, उनके स्लॉट वेकेंट हो गए। दूसरा नुकसान ये हुआ कि जब एम्प्लॉय एक प्रमोट हो गया, अगली पोस्ट पे जाएगा, तो उससे जो नेक्स्ट पोस्ट है उस पे बढ़ने के लिए जो उसको मिनिमम एक्सपीरियंस चाहिए उससे हायर पोस्ट पे जाने के लिए, वो नहीं हो रहा, इसलिए उसको डबल नुकसान हो रहा है। जो मिनिमम एक एक्सपीरियंस चाहिए एक पोस्ट से दूसरी पोस्ट पे जाने के लिए, जंप करने के लिए, प्रमोशन के लिए, वो जब वो प्रमोट ही नहीं होगा तो आगे एक्सपीरियंस कैसे गेन होगा। अब उस प्रोविजन में ये है कि स्लॉट वेकेंट रखिए, लेकिन मेरे पास रोज लोग आते हैं जहां पर वो स्लॉट भी वेकेंट नहीं रखे जा रहे, वो रिजर्व कैटेगरी के स्लॉट जनरल मेरिट से फिल कर दिए गए। ये सरकार आज आपके जम्मू कश्मीर में चल रही है, जो ब्यूरोक्रेसी की सरकार, जिसको पीछे कौन सी सरकार बैठी है ये आप सबको पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और इस तरीके से रिजर्वेशन इन प्रमोशन जो थी, आज वो हमारे लिए एक अभिशाप बन चुकी है। रिजर्वेशन इन प्रमोशन से हमारे एम्प्लॉइज को नुकसान हो रहा है। जो ऑर्गेनाइजेशंस बनी थी रिजर्वेशन इन प्रमोशन के लिए फाइट करने के लिए, बहुत अच्छा उन्होंने किया, बहुत अच्छे काम किए उन्होंने, लेकिन पूरे तरीके से उन्होंने भी इसको सीरियसली लेके कंटेस्ट जिस तरीके से करना चाहिए था नहीं किया, जिसकी वजह से पूरा का पूरा समाज जो है उसको नुकसान हो रहा है। कमर तोड़ के रख दिया आपके समाज की। अब आगे सुनिए, ये हो गई आपकी ये जो रिजर्वेशन 3, चौथी रिजर्वेशन है, जो रिजर्वेशन हमें मिलती है किसमें, एडमिशंस में। जब हम स्कूल में एडमिशन लेने जाते हैं, कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं, तो आप देखिए वहां पर लिस्टें बनती हैं जिसमें कोटा फिक्स होता है। ठीक है, शॉर्ट में बताऊंगा अभी क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया। SRO 40 निकाला गया 2018 में, पढ़ लीजिए और नेट पे होगा। SRO 49 2018 में निकालकर हमारे समाज का फिर से कर्म तोड़ी गई। कैसे? और बड़ी मजे की बात है, जब ये SRO निकाला गया, जो वहां पर सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट जिसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है SRO निकालने की, वो शेड्यूल कास्ट था और बीजेपी से था। मुझे कोई ग्रेज नहीं इस बात को कहने में। वो हेल्थ मिनिस्टर जो था वो शेड्यूल कास्ट था, जिसके पास दोनों पोर्टफोलियो थे, सोशल वेलफेयर का भी और हेल्थ मिनिस्ट्री का। उसने SRO निकाला। जैसे डॉक्टर बनते हैं हमारे बच्चे मेरिट आने की वजह से, जैसे 5-7 स्ट्रीम होते हैं जिनमें डॉक्टर बनाए जाते हैं। हमारे बच्चे जो मेरिट लेके जनरल में जाते हैं, और दूसरा कुछ बच्चे अपनी कैटेगरी में आते हैं। क्या किया गया कि जैसे एक MBBS होती है, MBBS के साथ आगे वेटनरी वाली भी होती है, डेंटल की भी होती है, फिर उसके नीचे डिप्लोमे होते हैं। समझा रही बात? हमारा बच्चा जो है वो जब काउंसलिंग में जाता है, रिजल्ट में आता है कि हाँ भी मेरिट में आपको सीट एक मिल जाएगी, अब काउंसलिंग करनी है। काउंसलिंग में आपको कौन सा कॉलेज दिया जाए? जम्मू कॉलेज में है 15 सीटें, लेकिन एक रिजर्व शेड्यूल कास्ट बच्चे के लिए। जो मेरिट वाला बच्चा है उसको जनरल मेरिट में उसका कॉलेज आता है श्रीनगर। वो क्या करता है, जनरल मेरिट से अपनी सीट छोड़ देता है, वो रिजर्व कैटेगरी वाली सीट पे
कहता है कि मुझे जम्मू में चाहिए, मुझे रिजर्वेशन कोटे में दो क्योंकि मेरे नंबर ज़्यादा हैं उससे। पहले रूल था कि वो जो सीट वेकेट करेगा वो सीट जाएगी दूसरे एससी कैटेगरी कैंडिडेट वाले को जो रिजर्वेशन की लिस्ट में होगा। लेकिन इन्होंने SR 49 निकाल के कहा कि जो सीट वो वेकेट कर रहा है वो जनरल मेरिट को जाएगी, वो जनरल की सीट है, वो जनरल मेरिट को जाएगी। और जो हमारा उसे क्या होगा कि जनरल का एक कैंडिडेट ऊपर चढ़ जाएगा और कैटेगरी में जो हमारा दूसरा बच्चा है वो नीचे आ जाएगा, वो बाहर निकल जाएगा। जिससे हमारे जो डॉक्टर हैं, अगर एक साल में 20 MBBS डॉक्टर बनने हैं, इसकी बदौलत हमारे वो 15 ही बन पा रहे हैं। अगर एक साल में हमारे 10 बच्चे MD करने जाते हैं और अच्छे स्ट्रीम में भी उनको MD मिलती है, लेकिन वो इसकी वजह से हमारे बच्चे 8 ही आ पा रहे हैं। 2-3 सीटें जो है वो SRO 49 की वजह से हमसे छीन ली जाती हैं। इसी तरह जब KS के रिजल्ट निकलते हैं, रूल 17 को अप्लाई करके उनको जो स्ट्रीम बांटे जाते हैं उसी तरह उनको मार दी जाती है। इसी तरह जो इंजीनियरिंग सेक्टर में, जो मैंने एग्जाम्पल देके आपको समझाया कि ताकि आपकी समझ आए बात, तो ये इस तरीके की साजिशें हैं आपकी रिजर्वेशन को ख़त्म करने के लिए और आपका बेड़ा गर्क करने के लिए। तो इसी के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करूँगा। तो जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। अगर किसी को इस बारे में कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए या मेरे से कोई सवाल पूछना हो या कुछ करना हो, मुझे व्हाट्सएप पे कभी भी मैसेज कर सकता है और मैं उसको व्हाट्सएप पे जवाब दे दूँ। आखिर च गुरु रविदास ने एक गल आखी जो प्रिंसिपल डिगरा उन्हें आखी, लेकिन उन्हें बड़ी दबी आखी, लेकिन साढ़े रैबरे भी एक गल आखी थी। गुरु रविदास ने आख्या सुखी बसन के दो ही भाव, दो थाना जो थे सुखी दे सकने। पहला एक सोराज माही, दूसरा मरगट गांव। मरगट गांव आदि शमशान घाट की, और उत्थे तो बंदा मरीए जाता है। तो अगर सुखी बसना है तो स्वराज माही, स्वराज मीन अपना राज, अपना राज ले आओ। जय भीम, जय भारत। हम किसी भी प्रकार का कोई विज्ञापन नहीं लेते हैं, हम आज़ाद पत्रकारिता करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आज़ाद पत्रकारिता जिंदा रहे तो RTI इंडिया न्यूज़ का आर्थिक सहयोग करें ताकि RTI इंडिया न्यूज़ आज़ाद पत्रकारिता करता रह सके।